Okay, so I welcome you all in the session of diabetes and blood pressure, cholesterol control. Okay, तो जो लोग डायबिटीज और बीपी से गुजर रहे हैं उनको ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, या फिर आपके फैमिली में आपके रिलेशन में किसी को ऐसी समस्या है तो उसे भी आप समझा सकते हैं। इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको बीपी नहीं है, आपको ब्लड शुगर नहीं है, आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो आपके लिए सेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज बेटर देन इग्नोरेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की, और इसमें भी हाई ब्लड प्रेशर की, जो कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 50 से 60% लोग हाई ब्लड प्रेशर से गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो हाई ब्लड प्रेशर से गुजर रहे हैं। जो भी उनके शरीर में सिम्टम्स आते हैं उसे नॉर्मल मान लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी डेली के लाइफ से उन्हें फुर्सत ही नहीं है। हर दिन ऑफिस जाना, हर दिन ऑफिस से वापस आना, खाना पीना और सो जाना। कुछ समस्या आई तो कोई त्रिफला चूर्ण ले लिया, कोई गोली ले ली, कोई घी पी लिया, कोई त्रिफला खा लिया और उस सिम्टम को इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर हर किसी का ब्लड प्रेशर चेक किया जाए तो आप देखेंगे कि ये परसेंटेज 80 to 90% भी हो सकता है। आई डू नॉट नो एग्जैक्टली कि कितना होगा। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो मैं बता दूं कि इसके तमाम तरह के रीजन होते हैं। पहला तो आपका जेनेटिक हिस्ट्री होता है। आपके पेरेंट्स को था, आपके मम्मी पापा को था, तो आपको भी हो सकता है। दूसरा एज फैक्टर होता है। जैसे जैसे एज बढ़ता चला जाता है हमारे वेन्स की इलास्टिसिटी कम होती चली जाती है। इसका मतलब हमारा जो रास्ता था वो संकरा होता चला जाता है, पतला होता चला जाता है। इसलिए ब्लड का फ्लो प्रॉपर हो नहीं पाता है, तो प्रेशर उसका बढ़ जाता है। जैसे कि आप बगीचे में पानी दे रहे हैं, हाथ में आपके पाइप है, तो जैसे आप उसका डायमीटर कम कर देंगे आगे से उंगली से बंद करके, तो प्रेशर बहुत तेज हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि हमने डायमीटर छोटा कर दिया, उसका होल जो है वो छोटा कर दिया। तो प्रेशर बढ़ेगा तो उसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। जेंडर टू जेंडर भी ये डिफर करता है। अगर जो मेन है तो उनका हाई ब्लड प्रेशर जनरली मिडिल एज में आता है, 25 to 50। इस टाइम पे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। वहीं वुमेन की बात की जाए तो इनका ब्लड प्रेशर 40 या 42 के बाद शुरू होता है। बट ऐसा नहीं कि हर किसी को होगा। ये लाइफस्टाइल डिजीज है। ब्लड प्रेशर जो है एक लाइफस्टाइल डिजीज है। हर किसी को नहीं होगा। जिसकी लाइफस्टाइल यौगिक लाइफस्टाइल है उसे कभी नहीं होगा। ये उनके साथ ही होता है जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो लोग अमीर हैं, जिनको चेयर से फुर्सत नहीं है, जिनको एयर कंडीशन के बाहर निकलना नहीं है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग ज्यादातर बीमारियों से जूझ रहे हैं। पैसे से तो अमीर हैं लेकिन हेल्थ से बहुत ही गरीब हैं। और वैसे में जितने पैसे हैं वो सब हेल्थ जो है वो लेके चली जाती है। तो मैं कहता हूं कि आप भले ही पैसे से थोड़े गरीब हो जाएं चलेगा, लेकिन हेल्थ से आप अमीर रहें तो आप हमेशा खुश रहेंगे। अगला रीजन आपकी क्रॉनिक किडनी डिजीज। अगर आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है, आपका ब्लड जो है अच्छे से फिल्टर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि किडनी का काम ही होता है ब्लड को फिल्टर करना। तो अगर आपकी किडनी खराब है तो भी आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा आप बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी जीरो है। आप बॉक्स लाइफस्टाइल जी रहे हैं। बॉक्स नामक घर में सोना, बॉक्स नामक कार में बैठ करके बॉक्स नामक ऑफिस में जाना, वापस आना और बॉक्स के सामने बैठ के रिमोट लगा करके बॉक्स नामक टीवी को देखना, और फिर बॉक्स नामक बेड पे जाकर के सो जाना। दिस इज कॉल्ड एज बॉक्स लाइफ। मतलब इस पूरे लाइफस्टाइल के अंदर कहीं भी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई रनिंग नहीं है, कोई योग नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। दूसरा, आपको ये पता ही नहीं है कि डाइट क्या होता है, प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट क्या होता है। और ये वजह होती है कि ये इसके लक्षण जो हैं वो वुम्ब से ही दिखने लगते हैं। बच्चा जब वुम्ब में जाता है, यूटेरस में जाता है, तभी से उसकी अपब्रिंगिंग शुरू हो जाती है। अगर प्रेग्नेंट माँ जो है उसे पता नहीं है कि प्रॉपर डाइट क्या लेना है, वो केवल डॉक्टर की दी हुई आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां खा रही है,
तो वहीं से माल न्यूट्रिशन शुरू हो जाता है और वो आगे भी कंटिन्यू रहता है। और ये अवेयरनेस हमारे इंडिया में बहुत ही कम है, न्यूट्रिशियस डाइट क्या होता है। अगला रीजन स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, आप ओबीज हो चुके हैं, ओवरवेट हो सकता है, आप डायबिटीज से जूझ रहे हैं तो भी हो सकता है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आपका वर्क स्ट्रेस हो सकता है, आपका फैमिली स्ट्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आखिर ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है पता कैसे चलेगा? तो ये सारे आपके सिम्टम्स हैं आपके सामने। आपके विजन जो है वो ब्लर्ड हो सकते हैं, आपको दूर की चीजें दिखाई नहीं देंगी, नजदीक की चीजें नहीं दिखाई देंगी, आपको लगेगा कि शायद मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। और चूंकि ये इस एज में होता है 30 35 40 में, तो जो इंसान है उसे इग्नोर कर देता है, चलो कमजोर आंखें हैं, इग्नोर करो। नाकों से खून आने शुरू हो जाते हैं जब ब्लड प्रेशर हाई होता है। नॉट टू ऑल, कोई एक सिम्टम इसमें आपको आ सकता है, नॉट ऑल। आपको डिजीनेस, फेंटिंग और हेडेक आ सकते हैं, चलते चलते फेंट हो जाना, बैठ जाना, चलते चलते गिर जाना, हमेशा हेडेक की फीलिंग आनी, ऑलमोस्ट आपको हर तीसरे चौथे दिन आपको हेडेक आना शुरू हो कंटिन्यू रहेगा। तो ये भी एक निशानी है कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है। आपके चेस्ट में पेन हो सकता है, आपको डिफिकल्टी में ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ सकती है, आपका शरीर हमेशा थका थका फील करेगा, पैर दोनों हमेशा दर्द करते रहेंगे, 24/7 आपके पैरों में दर्द रहेगा। और शायद आपको लगेगा कि मैं अब बूढ़ा हो चला हूं या बूढ़ी हो चली हूं, शायद इसलिए शरीर साथ नहीं दे रहा है। या फिर आपके एंकल में पेन हो सकता है, दोनों एंकल में आपके हमेशा पेन रह सकता है। तो ये तमाम तरह के सिम्टम हैं, और भी कई तरह के छोटे मोटे सिम्टम हैं, बट मैं आपके पास मेजर जो सिम्टम्स हैं वो लेके आया हूं। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा बीपी नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है? तो यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, दो प्रेशर होते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर हमारा अपर वाला होता है और डायस्टोलिक प्रेशर हमारा लोअर वाला होता है। तो अगर आपकी नॉर्मल बीपी है तो 120/80, 120/80 जो है ये नॉर्मल बीपी है। किसी का थोड़ा कम हो सकता है, किसी का थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर ये कंटिन्यूटी है, हम कैसे पता करेंगे कि हम प्री हाइपरटेंशन से गुजर रहे हैं? तो हमें 5 दिन का वेसल बीपी चेक कराना होता है। सुबह उठते उठते आपको अपनी बीपी चेक करनी है, और पांचों दिन अगर आपकी बीपी 120 से 139 के बीच में आती है तो ये एक सिम्टम है कि आप प्री हाइपरटेंशन से होके गुजर रहे हैं, और ये एक टाइम है आपको अवेयर होने का। अब जो सिस्टोलिक प्रेशर है ये तो फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो ये ज्यादा डेंजरस होता है। ये हमारा इनपुट प्रेशर है, जिस प्रेशर से ब्लड हमारे हार्ट के अंदर जाता है, फिर हार्ट उसे पंप करके 120 mmHg के प्रेशर से बाहर फेंकता है। तो इनपुट अगर खराब है तो हार्ट को डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 80 to 89 जो है आपका प्री हाइपरटेंशन है। वहीं अगर स्टेज 1 की बात करें, हाइपरटेंशन स्टेज 1, अगर आपका बीपी 140 से 159 तक पहुंच चुका है तो ये आप हाइपरटेंशन स्टेज में पहुंच चुके हैं और आप हाइपरटेंशन के बीमार पेशेंट हैं। ओके, तो हाइपरटेंशन स्टेज 1 में आप पहुंच चुके हैं और आपका लोअर डायस्टोलिक प्रेशर भी आपका 90 to 99 पहुंच जाएगा। अगर यहाँ पे भी आपने अपने सिम्टम को नहीं पहचाना और इग्नोर किया और ये फील किया कि ये तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मेरे साथ कोई समस्या नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, इसका मतलब आपने अपने मिरर को तोड़ दिया। आपने, शरीर ने लक्षण तो दिखाए लेकिन आपने इग्नोर कर दिया, और आप पहुंच जाएंगे हाइपर टेंशन स्टेज 2 के अंदर। स्टेज 2 उससे ज्यादा डेंजरस होता है, जहां पे आपका बीपी 160 के ऊपर पहुंच जाता है, 160 mmHg के ऊपर पहुंच जाता है, और नीचे वाला 100 के ऊपर पहुंच जाता है। इसका मतलब आप हाइपर टेंशन स्टेज 2 में है, और यहाँ पे आपके आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं, नॉट फुली बट पार्शियली आपके आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं। और ये कार्डियक अरेस्ट की शुरुआत है, यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट आने शुरू हो जाते हैं, किसी के कम किसी के ज्यादा। जो सर कमजोर मेरी होता है, हाँ जी। मेरी मदर का था 126 और 66, और ये पल्स रेट 90 है। इसको क्या माना जा सकता है?
जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है ये थोड़ा काफी कम हो गया है, ये मानेंगे, और इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। ओके। मैंने बताया डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल के आसपास होना चाहिए। सिस्टोलिक थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा, बट और मेरा डायस्टोलिक इज मोर डेंजरस। और मेरा 134 और 88 है। ठीक है, 134 तक ठीक है, आप प्री हाइपरटेंशन स्टेज में है, लेकिन हाइपरटेंशन नहीं कहा जाएगा। बट ये जरूर है कि आपका हो सकता है पहले इससे ज्यादा हो। मे बी, यस यस, मे बी। ओके, दैट मे बी द रीजन। जो मैंने सिम्टम दिखाए आप खुद पहचान सकते हैं कि आपका सिम्टम आ रहा है उसमें कि नहीं आ रहा है। तो अगर आपने हाइपरटेंशन स्टेज 2 में क्योर नहीं किया तो बस ये एंड है। इसके बाद आपका हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जहां पे आपका कार्डियक अरेस्ट ऑलमोस्ट निश्चित है। जब आपका ब्लड प्रेशर 180 के ऊपर चला जाता है और नीचे वाला 110 के ऊपर चला जाता है। अगर नीचे वाला 110 है और ऊपर वाला 180 के आसपास या उससे नीचे 170 160 भी है, लेकिन नीचे वाला अगर 110 पहुंच गया, इसका मतलब आप हाइपरटेंसिव स्टेट में हैं, विच इज मोस्ट डेंजरस। और यहाँ पे तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत है, और आप 4-5 लाख रुपए खर्च करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। ये स्टेज ऐसा है, हाइपरटेंसिव स्टेज। जितने आपने पूरी जिंदगी भर कमाई की है वो सब वापस देने के लिए आप तैयार हो जाएं। तो जब आप हाइपरटेंसिव स्टेट में पहुंच जाएंगे तो क्या क्या हो सकते हैं, आपका विजन लॉस हो सकता है, अचानक से आपका विजन खत्म हो जाएगा, दोनों आंख से दिखने बंद हो सकती है, या एक आंख बिल्कुल फिनिश, द एंड। आपको ब्रेन स्ट्रोक आ सकते हैं, आपका ब्रेन काम करना बंद कर सकता है अचानक से। हार्ट फेल, कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकते हैं। आपका सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स काम करना बंद कर सकते हैं, बिकॉज आपकी किडनी भी इसमें फेल होती है, किडनी डिजीज हो सकते हैं, आपकी किडनी फेल हो सकती है। दिस आर द एंड रिजल्ट ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अगर आप हाइपरटेंसिव क्राइसिस में पहुंच चुके हैं तो, और ये अचानक से होता है अगर आपने सिम्टम को इग्नोर किया है तो। वैसे होता नहीं अचानक से, इसको होने में तो सालों लगते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल। धीरे 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 जब हम अपने लाइफस्टाइल को गर्त में डालते जाते हैं और अपने हेल्थ को इग्नोर करते चले जाते हैं, वर्क को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, हेल्थ को कम प्रेफरेंस देते हैं, तो ये 5 साल 10 साल में धीरे धीरे डेवलप होता है। एक रीजन ये भी होता है कि अवेयरनेस नहीं होती है, इंफॉर्मेशन नहीं होता है, और हम डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होते हैं। डॉक्टर जो है वो जानकारी देता नहीं है। आप उसे पूछेंगे कि सर दर्द क्यों हो रहा है, तो सेरिडॉन की गोलियां खा लो। कोई इन्वेस्टिगेशन कराना भी नहीं चाहता है। कौन जाएगा और एक इंजेक्शन ब्लड निकलवाएगा, और तमाम तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बार बार हॉस्पिटल को विजिट करो, तो बहुत सारे लोग इसलिए इग्नोर कर देते हैं। लाइनें इतनी लंबी है हॉस्पिटल की कि आप एक बार सोच भी ले जाने की तो पूरे दिन का आपका काम हो गया। आप चाहेंगे 3-4 घंटा वेट करेंगे, 3-4 घंटा आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, फिर दवा की लाइन में खड़े होंगे, तो पूरा दिन का आपका काम खत्म हो गया। इसलिए भी लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं, चीजों को इग्नोर करते हैं। चलिए, तो ये था हमारा हाई ब्लड प्रेशर, और अब देख लेते हैं थोड़ा सा लो लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। अगर हमारा लूज मोशन हो रहा है और काफी दिनों से हम डिहाइड्रेट हो रहे हैं, प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं जा रही है बॉडी के अंदर, गर्मी है फिर भी हम काम किए जा रहे हैं, पानी को छोड़ रहे हैं, तो इससे भी लो ब्लड प्रेशर होता है। अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं, कोई दवा खा रहे हैं, लंबे समय तक दवा खा रहे हैं, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। ब्लड ब्लड लॉस हो रहा है, जैसे कि लेडीज के अंदर ये ज्यादा पाई जाती है लो ब्लड प्रेशर, क्योंकि उनके जो साइकिल होते हैं, साइकिल में ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में होती हैं, बेड रेस्ट में होती हैं, इसलिए ब्लड लॉस ज्यादा होता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है, दिल की कोई बीमारी है, दिल जो है वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो भी ब्लड लॉस होता है, क्योंकि वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, किडनी के पास ब्लड को नहीं पहुंचा पाता है, प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। अगला रीजन आपके रेस्पिरेटरी डिजीज है तो भी आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, जैसे कि नाक की इन्फेक्शन है, गले की इन्फेक्शन है, अस्थमा है, इसमें भी लो ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएं रहती हैं। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के अंदर जितने भी आपके बॉडी में ग्लैंड हैं, तमाम तरह के हमारे शरीर में ग्लैंड होते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड,
थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड अपने अपने फंक्शन में अगर नहीं है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या फिर रिजल्टिंग इनटू लो ब्लड प्रेशर। एलर्जिक रिएक्शन है, आपको एलर्जी है, धूल से एलर्जी है, मेडिसिन से एलर्जी है, किसी फूड से एलर्जी है, उस एलर्जी कंडीशन में भी आपके लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। किसी को चावल से एलर्जी होती है, किसी को रोटी से एलर्जी होती है। और प्रेगनेंसी के अंदर भी है, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि आप बिल्कुल बेड रेस्ट पे चले जाइए 6 महीने तक, तो उस कंडीशन में भी लो ब्लड प्रेशर होता है। तो ये तमाम तरह के रीजंस हैं लो ब्लड प्रेशर के। मेडिकल टर्म में हम इसे हाइपोटेंशन कहते हैं, जैसे कि हमने हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहा था, यहाँ पे हम इसे हाइपोटेंशन कहते हैं। इसमें आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी पीली पड़ जाती है, आपका जो कम्प्लेक्शन है, चमक है चेहरे की, वो चली जाती है, ब्लर हो जाता है, आपको जरूरत से ज्यादा स्वेटिंग आती है, अक्सर स्वेटिंग आती है, एक फ्रीक्वेंट इंटरवल पे आपको फीवर आता है, आपका हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाता है, आपको वोमिटिंग या डायरिया की फीलिंग आती है, आपको हमेशा प्यास लगी रहती है, क्योंकि स्वेटिंग ज्यादा हो रही है तो प्यास भी लगेगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, डिप्रेशन फील करेंगे। दूसरी तरफ आपको हेडेक भी हो सकती है, फेंटिंग, डिजीनेस। अब ये जो थी वो आपको हाइपरटेंशन में भी होती है और हाइपोटेंशन में भी होती है। गले में हमेशा खराश लगेगी, स्टिफ हो जाएगा आपका नेक, मूव करने में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। शैलो ऑफ ब्रेथनेस, जो कि हाइपरटेंशन में भी है और हाइपोटेंशन में भी है। और यहाँ पे थाइस के अंदर आपको पेन शुरू हो जाएंगे, सीसर, यहाँ पे थाइस को बेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तमाम तरह के सिम्टम है, कोई भी एक सिम्टम आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, सारे भी आ सकते हैं। अब सवाल ये आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा डेंजरस है या लो ब्लड प्रेशर ज्यादा डेंजरस है? तो लो ब्लड प्रेशर इज मोर डेंजरस देन हाई ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर का मतलब आपका प्रेशर ही नहीं है, आपकी मशीन काम ही नहीं कर रही है, तो ब्लड सप्लाई ही नहीं करेगी। जब ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई ही प्रॉपर नहीं होंगे, तो धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स निष्क्रिय होते चले जाएंगे। आपके माइंड में ब्लड पहुंचेगा नहीं, आपके पैनक्रियाज में ब्लड पहुंचेगा नहीं, लीवर में पहुंचेगा नहीं, तो क्या होगा, धीरे धीरे सब डिसफंक्शन होना शुरू कर देंगे। तो लो ब्लड प्रेशर वाले मरीज को बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। इसके कई सारे स्टेज होते हैं। नॉर्मल इज 80-120, लेकिन अप डाउन हुआ जैसे ही आप हाइपोटेंशन में चले गए, तो आपका 90-60, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। उसके बाद 80-60, फिर 80-50, फिर 70-50, 60-45, 50-35, एंड दिस इज कोमा एंड डेथ फिनिश। यहाँ पे लाइफ खत्म है। तो इसके अलग अलग सिम्टम्स हैं, देखिए 80-60 आएगा तो नौजिया और डिजनेस बढ़ जाती है, 80-50 आता है तो फेंटिंग शुरू हो जाती है, आप कहीं भी टायर्ड होके गिर जाएंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे। 70-50 आते आते वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी और विजन आपका ब्लर होना शुरू हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। आप देखिए, ये वीकनेस तो ऐसा लगता है कि आंखों की है, आंखें कमजोर हो रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है आपके ब्लड प्रेशर में। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी सिम्टम है तो हम एक बार जाके आईना देख लें, टेस्ट करा लें कि क्या प्रॉब्लम है, किसकी वजह से प्रॉब्लम है, ताकि हम उसे आसानी से क्योर कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के लिए। और 60-45 में आप देखेंगे स्लीपीनेस आपकी बढ़ जाएगी, हमेशा नींदें आएगी और माइंड में कंफ्यूजन रहेगा, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे किसी चीज का। इसका मतलब माइंड में ब्लड आना बंद हो गया है, माइंड ने डिस्फंक्शन होना शुरू कर दिया है, एंड रिजल्टिंग इनटू फाइनल कोमा एंड डेथ। Okay, so this is the anatomy of low blood pressure.